नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। मैं हूं शकुन रघुवंशी। शहर की मौजूद हस्तियों का आपके साथ साबका कराने की इस कड़ी में आज हम बैठे हैं NIT इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपके बच्चे के बस्ते में सामान पहुंचाया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में जो रोजी और रोजगार देने वाले हैं उनको दिशा दी है, उनकी दशा में सुधार के लिए संघर्ष किया है। वो है जिनके पीछे एक कहानी है, एक रवायत है। और बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए उनके और आपके बीच में सीधा स्वागत कर रहे हैं रमनीक प्रभाकर जी का। सर नमस्ते, कैसे आप? नमस्कार 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 शकुन जी, आपका स्वागत है। आप आए यहाँ पे, धन्यवाद सर। लेकिन इस बार टाइम बहुत लग गया आशीर्वाद मिलने में। ये भगवान जी ने जो बिहारी जी ने लिखा हुआ है उसी हिसाब से होना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब उन्होंने समय देना तो उन्होंने ही देना। बिहारी जी पे बहुत याद आया कि आप अपने ऊपर तो कोई कर्म का ठीकरा लेते ही नहीं है, सब कुछ बिहारी जी ने किया है। सर शकुन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी बिहारी जी की ही कृपा से है। हमें अपना कर्म करना है। हम यहाँ पर आए हैं अपना कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करें और समाज की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने फैक्ट्री की सेवा करें, अपने मजदूरों की सेवा करें। ये हमारा कर्म होना चाहिए। बाकी तो जो फल देना है, जो सब कुछ किए करावे अपने आप, कोई सब कुछ करेगा, ये विश्वास है मेरा। और ये जो अच्छा कर्म होता क्या है वैसे? जो अच्छे कर्म ये है कि हमें जो ड्यूटी लगाई गई है, मुझे इसमें भेजा कि आप अपना एक फैक्ट्री चलाएं और बच्चों के लिए कापियां बनाएं। ये मुझे कर्म दिया गया और मैं उसको अच्छी तरीके से, अच्छे पेपर से और अपने वर्कर को अच्छे तरीके से तनख्वाह दूं, अच्छे तरीके से बिजली के बिल पे करूं, अच्छे तरीके से मार्केट में कोई बेईमानी ना करूं। इस तरीके से ये अच्छे कर्म है। इन कर्मों के मुताबिक काम करना चाहिए कि हम अपना वर्कर आए, काम करे, श्रमिक को हम उसका मूल्य ही ना दें, उसको महीने के बाद कहें नहीं भाग जाए यहाँ से, कोई पैसा नहीं है, तो वो एक अच्छा कर्म नहीं है। एक आप मुझे अपनी जर्नी ये बताइए। हाँ, जर्नी के बारे में पूछिए कि कहाँ के मूल निवासी हैं और वहाँ से यहाँ तक कैसे आए आप, और फिर मैं पूछता हूँ कि आपका अपना परिवार जो यूनिट है वो कहाँ पर है। मेरा जन्म तो चंडीगढ़ में हुआ है और निवासी जो हम हैं, जो हमारा निकास है, जो हम रहने वाले हैं पीछे से, जो बाप दादाओं का जो हमारा निकास है, वो है गुरदासपुर जिला, पंजाब में। और वहाँ के हम रहने वाले हैं। और पिंडोरी हमारा नेटिव विलेज, जहाँ के हमारे गुरु हमारे रघुवीर दास जी हैं, हमारे कृष्णाचार्य। यहाँ कैसे आना हुआ? तो यहाँ ऐसे आना हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर लाहौर के खजांची थे। अच्छा। तो जब डिमार्केशन हो रही थी, जब लाइन खींच रही थी कि बंटवारा होगा, तो हमारे दादाजी गवर्नमेंट में थे, खजांची थे, सब सारी न्यूज उनके पास आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली चले जाएं, कि शहर छोड़ दें, कहीं पाकिस्तान में ना मिल जाए, क्योंकि गुरदासपुर ऐसे वक्त आ गया था कि ये जो लाइन है उसमें ऐसे खींची जाएगी। तो फिर वो नहीं हुआ कुछ कारणों से। तो हम वहां से मूव करके, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग तो वो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली से मेरे पिताजी ने अपना एक सपना लिया कि मैं खेती बाड़ी करूंगा। अच्छा। तो वो खेती बाड़ी करने के लिए कुरुक्षेत्र चले गए। पहले कुरुक्षेत्र में उन्होंने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्य किया, अच्छा काम किया उन्होंने, वहाँ ठेकेदारी में अच्छे काम किए। वहां से उनको मौका मिला हरिद्वार जाने का, ज्वालापुर एक गांव है, वहां पर जाने का। तो वहां पर उन्होंने खेती की। हमने 110 बीघा हमारी जमीन आई हमारे पास। हमारे पिताजी को खेती का बहुत शौक था, तो उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ और बैल थे जिनसे अपना खेती, और ट्रैक्टर था। तो उस जमाने में वहां पहुंच गए और तंबाकू की खेती शुरू कर दी, गेहूं की मतलब हर फसल निकाले, और चावल की। तो हमारी शिक्षा दीक्षा मेरी पहले अपना जो नर्सरी की जो पहले कह लो, वो वहां पर होनी शुरू हुई अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो वहां से मेरे दादाजी यहीं थे फरीदाबाद में, उन्होंने जैनिस सिलाई मशीन लगा रखी थी। तो वहां से उन्होंने कहा कि आप चलो, बेटे को कहा, मेरे पिताजी को जुगल किशोर जी, आप चलिए, आप वहां फरीदाबाद चलते हैं। तो 1972-73 में हम यहाँ फरीदाबाद में हमारा आगमन हुआ। तो यहाँ पर आ गए जी, और यहाँ पर हमने अपना कारोबार शुरू किया। मेरे पिताजी ने प्रिंटिंग प्रेस से शुरुआत की
तो मेरे दादाजी की अलग रही, पिताजी ने अलग तरीके से कारोबार शुरू किया और हम उनके साथ स्कूल टाइम से ही जुड़ गए। तो हमारा स्कूल था मेरा अपना तिकोना पार्क जी। जो गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े, हमारी शिक्षा दीक्षा सारी वहीं पर हुई। और वहाँ से पढ़ते हुए जब वापसी होती थी तो अपने प्रेस पे आना, काम करना, फिर अपना घर जाना। तो इस तरीके से ये हमारा रूटीन था। रोज सुबह फैक्ट्री खोल के स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना तो फैक्ट्री में आना, अपने प्रेस पे काम करना, फिर घर जाना, ये एक रूटीन था। इस तरीके से हमारे पिताजी ने हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दी कि अपना कैसे काम करना। मैं तो छोटी उम्र से ही काम में जुट गया था, 8वीं 9वीं क्लास में ही जुट चुका था। तो इस तरीके से हम काम करते चले गए। बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं? हाँ, शादी हुई जी मेरी 86 में, 87-86 में। तो उसमें मेरी शादी हुई जी, अपना वीना सुंदर नाम की लड़की है जी, तो उसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ। वो भी मैं जब फैक्ट्री में काम कर रहा था, एक मजेदार किस्सा है, जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। तो मैं काम कर रहा था, मैं मशीन ही चला रहा था। मुझे पिताजी ने पूरी ट्रेनिंग दी कि आप ऑफसेट मशीन और ये सारी मर्सरी मशीनें चलाएं आप। तो मैं बुनान में था, तो मेरे जो होने वाले ससुर थे वो अपना वहाँ आए, उन्होंने रिश्ता मांगा कि आपका लड़का है ना जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो रहा जी मेरा लड़का, वो काम कर रहा। तो कहते जी हमें वो पसंद है, तो ये पैसा। तो उन्होंने कहा भाई इधर आ, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते ये तुझे पसंद कर रहे हैं और अपनी लड़की दे रहे हैं तुझे, ये रिश्ता, और ये पकड़ो अपना नेक अपना। वो एक अपना जुट था और 11 रुपए उसके ऊपर शगन रखा और हमने पकड़ लिया। मैं बुनान में था, जो वर्कर कपड़े जैसे डालते, मैं वैसे ही था, मैं अपना मशीनों पे काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है जी धन्यवाद। तो मैं पैरी छुए और अपना आ गया। आपको उन्हें आपकी मेहनत पसंद आई कि सुंदरता? नहीं, मेहनत और सुंदरता। मेहनत और सुंदरता। उनको पता था कि ये लड़का काम बहुत करता है, तो उनको वो बहुत अच्छा लगा। सबने बता चुके थे, वो भी पूछताछ करके ही आए थे। अच्छा। तो मैं वो पैसे लेके, वो जुट लेके, वो जो अपना हमारा मिलाया हमें, वो मैं लेके घर चले गया। तो मैंने कहा माताजी को अपना कहा, लो माताजी ये मुझे मेरी शादी पक्की हो गई है, और मतलब लड़की देख ली और ये उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा फोटो दिखा। मैं कही फोटो तो मेरे पास है नहीं है। तो कहते फिर? मैं कहा फोटो पिताजी के पास होगी, मुझे तो पता नहीं। वो आए थे, वो आके मुझे दे गए। तो पिताजी आगे, लाओ दिखाओ जी फोटो। कहते वो अच्छा परिवार है, बढ़िया है, अच्छी लड़की है। अच्छा, कोई दिक्कत कोई नहीं है। उन्होंने भी नहीं देखा? उन्होंने भी नहीं देखी। तो इस तरीके से जो माता पिता ने तय कर दिया उस तरीके से। और टचवुड ये है कि जो मुझे बीवी मिली वो वंडरफुल बीवी मिली, और उसके सहयोग से, उसके आने के बाद तरक्की काफी हुई। और मैं आज इस स्थान पे अगर बैठा हूं तो उसके सहयोग से बैठा। तो आगे जब संतति चली आप? तो हमारे शादी के बाद ही बच्चे हो गए 2। पहले बेटियां हुई, भाग्यश्री उसका नाम है, और उसने खूब मेहनत की, MBA किया उसने, गार्गी कॉलेज को टॉप किया। अच्छा। हाँ। और उसकी शादी अंकित खनेजा जी से हुई। वो इस टाइम चीफ मैनेजर हैं यूको बैंक में हैदराबाद में। और 2 बच्चे हैं उनके। वो एक का नाम तो शौर्य है जी, बेटे का नाम, वो 6 साल का है। इज ए वेरी ब्रिलियंट बॉय, वेरी ब्रिलियंट बॉय। और उसको मैथमेटिक्स का वो, मतलब ही विल डू समथिंग एक्स्ट्रा इन मैथमेटिक्स। ये मुझे ऐसा भविष्य उसका लग रहा है, भगवान करे ऐसा। हाँ ऐसा होगा। ये मेरी एक पेशीन गोई है कि ये नहीं है कि वो मेरा धोता है, मैं तब कह रहा हूँ, पर उसमें एक्स्ट्रा बातचीत है। उसके बाद मेरी धोती है जो अभी न्यूली बोर्न है, वो उसका नाम राघवी है। अत्यधिक सुंदर बच्चा है, वो भी बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, छोटी में। तो बहुत अच्छा भगवान ने मेहर की है। और मेरी बेटी जो है EY में अच्छी पोस्ट पे है, पिछले 8 साल से उसी में है। उसके बाद बेटा हुआ, बेटे का नाम चंद्रमोहन जी है, और वो उन्होंने MBA किया MET से, वो भी टॉपर बच्चा रहा। और यूनिवर्सिटी कैंपस से ही उसकी IDFC बैंक उसको ले गया। IDFC बैंक में वो चीफ मैनेजर है, अच्छे पद पर है। और राजस्थान के काफ़ी हिस्से उसके अंडर में है। दिल्ली में उनका ऑफिस है। और उसकी बीवी आकांक्षा है, आकांक्षा सिंह उसका नाम है। और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, उसमें वो कार्यरत है। बेटी मेरी रियाना है जो पोती है। और इस तरीके से सुखी संपन्न परिवार है।
बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मेहनत से उन्होंने अपने परिवार को बनाया और बेटा बहुत अच्छा नाम पैदा कर रहा है, अपने फील्ड में वो मास्टर है, बिटिया अपनी फील्ड में मास्टर है और जमाई राजा अपनी फील्ड में मास्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहू रानी हमारी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला और सब मिलजुल कर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उस बिहारी जी का अंत में फिर यही कहूँगा कि उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सारी मेहर रखी है हमारे ऊपर और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, उसको सारे आगे चलाने का मौका दिया। मैं उनका आभारी हूँ, बिल्कुल आभारी। तो आप एक ऐसे घर परिवार से आते हैं जहाँ पर आज तो आपका पिंडोरी कॉफी हाउस निक्की ब्रांड बनाता है, आपके घर में प्रिंटिंग पब्लिकेशन का रवायत रही है, तो लोग तो कहेंगे कि दुनिया कमा खा रही थी, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद कमाते खाते रहते? मैं जैसे कॉलेज से बाहर निकला, मन में ना यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है फरीदाबाद में और उस टाइम होगी करीबन 1975-80 की बातें कर रहा हूँ मैं। मेरी स्कूलिंग भी यहीं पर हुई है और मैं कॉलेज से निकल के जब आया पिताजी के साथ, हमारी प्रिंटिंग प्रेस पिताजी की अपना, तो जब यहाँ देखा ईस्ट इंडिया कपड़ा मिल थी, यहाँ पर मजदूर श्रमिक बहुत काम करते थे, बहुत सारी दिक्कतें आया करती थी यहाँ पर श्रमिकों को। तो मैंने कहा ये कैसे क्या है, देखने से पता चलता था कि भाई ये यहाँ दिक्कतें आ रही हैं कपड़ा मिल में काफ़ी, और ऐसे मालिक ऐसे कर देते हैं, मजदूर ऐसे कर देते हैं। तो मन में हुआ कि यार सेवा करो, मतलब श्रमिकों के लिए भी हो और अपना फैक्ट्री वालों के लिए भी हो, कुछ ना कुछ इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए। तो और शायद ये वो दौर था जब ट्रेड यूनियन अपने चरम पे थी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाल झंडा बड़ी बेबागी से फहरा रहा था वहाँ तभी फरीदाबाद में, और अनरेस्ट बहुत हो रहा था श्रमिकों का। तो हम भी अपना कूद पड़े जी इस अपना जंग में कि हम अपने जो कारखानेदार हैं, जितने मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनको साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, ना अन्याय अपना श्रमिकों के साथ होने देंगे। ऐसा कभी जिंदगी में किया भी नहीं मैंने, खैर, और अच्छे तरीके से काम किया और जोश में थे, जवानी का जोश था और कूद पड़े जी इस जंग में और कर दी शुरुआत। और पिताजी का, माताजी का बहुत मुझे परिवार का सहयोग रहा उस टाइम तो। और 86 में मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी ने भरपूर सहयोग दिया उस टाइम कि आप करें, आप अपना लड़ें। उनको पता था कि ये इस तरीके से जूझ जाते हैं, सबके साथ सबके काम करते हैं। फैक्ट्री में आप भी तब भी चला रहा था पिताजी के सहयोग से। तो मन में आया कि मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पहले से ही बनी हुई थी, तो उसका जन्म तो 1970 से हुआ था, तो उनके साथ फिर मुझे जुड़ने का मौका मिल गया, तो उसमें हम अपना आगे भी फिर। और ये अगर आइडिया सही है मेरा तो 4 दशक की एक कहानी हो चली है। हाँ, 35 साल तो हो गए। 35 हो गए। हाँ जी, उसके महासचिव पद पे 14 दशक चल रहा है। संस्था को बेशक बने हुए 50-55 साल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सभी मेरे प्रेसिडेंट खड़े हैं यहाँ पे, सारे हैं, और उनके आशीर्वाद से। और उसमें प्रमुख तौर पे मैं कहूँगा तो श्री एस.के. जैन साहब का बहुत सहयोग रहा। सज्जन जैन जी का, वो मेरे हमारे पिता समान हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में इस 25-26 साल की उम्र में ही आ चुका था इस सारी इंडस्ट्री की अपना लाइन में, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में। और उसके साथ रहा नवदीप चावला जी का, साइकोट्रोपिक इंडिया लिमिटेड के मालिक हैं। और मैं बहुत प्रभावित था श्री केसी लखानी से, शम्मी कपूर साहब से। ये मतलब हम, मेरे लिए तो मेरी ताकत यही है, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने भी पिछले आपके कार्यक्रम में नवदीप चावला जी को देखा। हाँ, वो कभी रहे हैं आपके संगठन में? हाँ, या आप साथ रहे हैं? तो अभी हाँ, नहीं, वो प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। वो प्रेसिडेंट थे, आप जनरल? मैं जनरल सेक्रेटरी था। 6 साल वो प्रेसिडेंट रहे मेरे साथ। वो किसी और संगठन में भी है, वो वहां भी प्रेसिडेंट रहे, वो एफआई बावजूद आपके साथ आए वो कार्यक्रम में? कोई राइवलरी जैसी कभी नहीं, ना, किसी के साथ भी नहीं। सभी जितने यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट हैं, सबसे बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं यहाँ के सारे, जो सो कॉल्ड जिनके नाम पर फरीदाबाद चलता है,
मतलब मैं ये कह सकता हूँ भगवान की इतनी कृपा है कि मैं जिस किसी को भी कहता हूँ कि आप मेरे फंक्शन में आ जाएं, एसोसिएशन का ये फंक्शन हो रहा है और आपने हेड करना है या आप चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो आज तक कभी किसी ने मना नहीं किया। और नवदीप चावला जी तो हमारे ये कह लीजिए कि वो एक एसोसिएशन को दिशा और निर्देश देने वालों में से हैं। उसमें से लखानी साहब हैं, उसमें से सज्जन जैन साहब हैं, उसमें आपके शम्मी कपूर साहब हैं। ये कुछ मेन आदमी ऐसे हैं जो हमारी एसोसिएशन को हमें अपना सिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं कि आपने ऐसे चलना है। मैं देखा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि जब मैं मेन स्ट्रीम में भी था, अभी ये डिजिटल युग चल रहा है, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बड़ा मुद्दा हो इंडस्ट्री का, बिना आपके वर्जन के खबर ही पूरी नहीं होती। ये मोहब्बत है या आपके संघर्ष करने की जो कुव्वत है उसकी वजह से? ये भी सब भगवान बिहारी जी की कृपा से है जी। और कुछ भी नहीं लेना चाहते आप? नहीं, मैं देखो हम लेने वाले क्या हैं, हमें तो एक आपको ये पत्रकारिता का भगवान जी ने दे दिया कि आपने ऐसे इंटरव्यू लेने हैं और आपने ऐसे पॉडकास्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे ये काम नहीं आता। भगवान जी ने, बिहारी जी ने हमें ये काम सौंप दिया कि आपने ये करना है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ एक्सरसाइज नोटबुक की, बच्चों की कापियां और रजिस्टर की। शायद मैं उससे इतना अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए था, माँ बाप ने कहा। और मैं मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बन गया और उसकी सेवा करते हुए आज 35, 36 साल, 37 साल मुझे होते। बहुत ज्यादा अच्छे बने आप। वो उसमें मैं ठीक रहा। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं, ये करना आपने। बिहारी जी ने वो ड्यूटी लगा दी, तो हम बिहारी जी के भिखारी हैं और उस काम को, उस सेवा को निरंतर कर रहे हैं, चाहे सुबह हो, रात हो, दिन हो, शाम हो। मैं हर वक्त अपने मेंबर के लिए अवेलेबल हूं। हाँ, और ये मेरे ख्याल से लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास हैं। हाँ, हमारी हरियाणा में सबसे बड़ी एसोसिएशन है। हमारे पास करीबन कोई 2324 को करीब हमारे मेंबर हैं। ये हमारी डायरेक्टरी है जी। जी जी। जो हम अपना सारी इंडस्ट्री में देते हैं। जी जी। और ठीक है, हम अपना बहुत शानदार मैगजीन हमारी हर 6 महीने के बाद हम निकालते हैं और इसमें आप हमारे सारे मेंबर देख सकते हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन है। सिंस 1970 हमारे 14 प्रधान हो चुके हैं और इस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि व्यक्ति का जो अपनी वृत्ति है, जिसका नेचर है, वो नहीं बदलता और उसकी वजह से कई बार उम्र के किसी पड़ाव में उसे लगता है कि मैंने अपना ये व्यक्तित्व जो है यार, इसकी वजह से नुकसान कर लिया। आपको अगर मैं देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर अपने आप को देखूँ चित्रगुप्त की तरह कि मैं बैठा हुआ आपको वॉच कर रहा हूँ, तो आपकी जो व्यक्तिगत जो आपकी वृत्ति है वो आपके एमएफ में आपके काम आई है। वो आपकी पॉजिटिविटी बन गई। संघर्ष करने की, लोहा लेने की जो कुव्वत है, चाहे वो बिजली निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो HSIDC हो, आप उन्हें मेंबर्स के लिए मतलब रण में उतर रहते हैं। मुझे इस रण में उतारने के लिए मैं एक श्रेय एक और इंसान को दूंगा, उसमें नाम है जगदीश मित्तल जी। अच्छा। जो RSS के प्रचारक रहे हैं। और एक नाम मैं और दूंगा जो मेरे साथी रहे हैं, संजय अरोड़ा जी, जो मेरे साथ के हैं, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में, इस जगह में घुसने का मौका दिया कि आप इस रण क्षेत्र में उतरो। सन 75-76 की बातें होंगी या 72-73, 74 की बातें होंगी, 73 की। तो उन्होंने कहा कि आप ये काम करो, तो मैंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। जगदीश मित्तल जी ने उसको शेप दी मुझे, संजय अरोड़ा जी ने मुझे शेप दी, अगर मैं ये कह सकता हूँ। दोनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से थे। क्या है, संजय अरोड़ा जी तो आज भी हैं और जगदीश मित्तल जी भी हैं। तो उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी दिशा निर्देश दिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उन सबसे। और मेरे पुराने साथियों में से मनमोहन गुप्ता जी भी हैं और उनके वो भी प्रचारक थे। वो भी प्रचारक थे, तो उनके साथ भी अच्छा काम करने को मिला। बहुत निकट सहयोगी मेरे को। और हमने मिलके लघु उद्योग भारती मुझे उसका दायित्व मिला 1996-95 में। मैंने उसको यहाँ शुरुआत की फरीदाबाद में और करीबन 250 मेंबर हमने इकट्ठे कर दिए। एक अच्छा बड़ा संगठन बना दिया, अखिल भारतीय लेवल के ऊपर संगठन था वो, उसको खड़ा किया, अच्छी मेहनत की
और स्टेज को कैसे संवारना है, कुर्सियां कैसे लगानी है, वो तो आपने देखा है कौशल। वो सारा हमने, वो वहीं से मुझे उसकी शिक्षा दीक्षा मिली कि इस तरीके से चलना है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है, चाहे मतलब नीचे दरियां बिछानी पड़े, कुर्सियां लगानी पड़ी, सफाई करनी पड़ी, स्टेज को जचाना पड़ा, फूलों से सजाना पड़ा, वो खुद अपने हाथों से किया। वो ट्रेनिंग मुझे वहाँ से मिली और मैं उस तरीके से आगे बढ़ा। और सन 98 से मैं अपना मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का महासचिव अपना बन गया। मतलब ये जो है आपकी जो जमीन है वो आरएसएस की कार्यशाला में तैयार हुई है। अब बीच में लोगों ने जातीय संगठनों में भी जोड़ा, राजनीतिक लोगों ने भी लुभाव दिए, अब रुके नहीं कहीं पर। नहीं, वो ऐसे है कि मुझे देखो, मैं राजनीति वाला आदमी नहीं था। मुझे जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की गई कि आप अपना इसमें आ जाओ, और मैंने उसको छोड़ा। मैं आपको एक आज इस पॉडकास्ट में आपके एक और बात का खुलासा कर देता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा। अच्छा। हाँ, और उसमें मेरे चाचा जी एसपी शर्मा जी और मेरे ससुर साहब मूलराज सुंदर साहब, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिया कि आप इसको ले लो और इसको संगठन को खड़ा कर दो, और यहाँ पर हरियाणा में फरीदाबाद में इसका नाम हो जाएगा। वो एक इतना जबरदस्त वोट बैंक का फार्मूला है कि दलित प्लस ब्राह्मण, वो यही देख रहे होंगे सर। वो यही देख रहे थे। आप ब्राह्मण सभा के? मैं ब्राह्मण सभा का पहले तो मैं जिला का अध्यक्ष रहा, पंजाबी ब्राह्मण सभा का 6 साल यहाँ रहा। फिर मैं हरियाणा प्रदेश में अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बन गया, और फिर उसके बाद मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा जो हमारी बनी हुई है, पुरानी अपना आजादी से पहले की है, वो लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई, वो उनके साथ बनी हुई थी। तो उसमें मुझे प्रोफेसर वीके शर्मा जो कॉलेज में, नेहरू कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल थे, वो मुझे फिर उसमें ले गए। तो मैंने कहा जी मैं अपना इन चीज़ों का नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। तो मैंने बल्कि उन सब चीज़ों को छोड़ा। मुझे बहुत उसमें रास्ते मिल रहे थे, बहुत कुछ आगे जाने का मौका था, और चुनाव के लिए मुझे टिकट का भी प्रलोभन दिया गया, मतलब कई कुछ आई बातें दिए भी गई अपना, और मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुजन समाज पार्टी को भी 1 साल के बाद ही बाय बाय कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। कोई खास कारण जो आप अपने आप को वहां पर अनफिट समझते थे? उसमें बहुत सारी बातों में ना राजनीति बहुत है, और हम इतना झूठ सच बोल नहीं पाएंगे। आप स्टेट थे इस वजह से? हाँ, आपको स्टेट बोलना पसंद? मैं एकदम मुंह पे मतलब बातें बोल देता हूँ, साफ स्पष्टवादिता हमारे में है। मेरे परिवार ने, मुझे माता पिता ने, मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर प्रभाकर जी ने यही सिखाया, और मेरे दादा पंडित रोशन लाल जी ने यही सिखाया, और कि वो स्पष्ट रहना है, ईमानदारी से काम करना है, सबके साथ मिलजुल कर काम करना है। राजनीति में ये सब कुछ नहीं हो सकता था शकुन जी, तो वो मेरे लायक थी नहीं असल में, मतलब मैं उसमें अनफिट था। तो मैं इसी में ही अपना मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में रह के मैंने सेवा की कर रहा हूँ, और रात दिन सेवा करता हूँ, और सरकार से भी अपना हर प्रकार से अपना बातचीत रखते हैं, जूझते हैं उनके साथ, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना बातचीत करते हैं। सारी बातचीत चाहे डीसी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, डीएलसी हो, हुडा हो, एचएसवीपी हो, जो भी जितने भी हो सारे, सबके साथ हम अपना इस बातचीत, अपने इंडस्ट्री की बात को रखते हैं और सहयोग करते हैं। लोकल जितने मंत्री हैं हमारे, चाहे विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर साहब हैं, और आपके साथ में श्री कृष्ण पाल जी हैं, दिनेश अदलखा जी हैं, सतीश फागना जी हैं, रेणु भाटिया जी हैं, बहुत अच्छे। तो उन सबसे एक अच्छा प्यार मोहब्बत है, और सबके सहयोग से सारा फरीदाबाद की इंडस्ट्री का जितना भी कार्य हो सकता है उसको कोशिश रहती है कि मैं उसको टाइम से करके दूँ उनको। सरकारों का कोई फर्क पड़ता है आपकी कार्यप्रणाली पे? जैसे कोई सरकार हो जिसमें आपको बहुत अच्छा माहौल मिल जाता हो, प्रशासन पे कोई फर्क डालते हैं ये? हाँ, एक और पुरानी बात बताता हूँ। जब बंसीलाल जी अपना यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय में अच्छा कार्य करने को मिला, उनसे सीधी बातचीत भी हो जाती थी, और उनके सीएम ऑफिस में जाने का मौका मिला,
पंडित महावीर प्रसाद शर्मा जी उनके निकटतम में से थे, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे। और उनकी वजह से, उस सरकार की वजह से हमें यहाँ फरीदाबाद को, क्योंकि वो बड़े युग पुरुष हुए हैं और जिन्होंने बहुत तरक्की की। सख्त भी बहुत थे। हाँ, सख्त बहुत थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत सख्त थे। और जो भी काम कहना वो तुरंत काम कर देते थे, तो इसलिए उस मौसम में तो एक अच्छा काम करने को मौका मिला। और फिलहाल ठीक है, अच्छा है, सारा भी अच्छा है। तो हम जब इसको पॉडकास्ट को संपन्न करने की तरफ जा रहे हैं, आप अपने जो उद्यमी भाई हैं उनको आपका क्या संदेश रहेगा इस समय में, जो कालखंड कलयुग का चल रहा है, जहाँ पर तमाम नकारात्मकताएं व्यवहारिकता बन गई हैं? वो क्या चीज ऐसी लाइन को पकड़ें कि लक्ष्य भी पूरा हो जाए और सामाजिकता भी निभ जाए और ह्यूमैनिटी भी बची रहे? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जी, आज के युग में आदमी को बड़ी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और अपने एम बना लेने चाहिए कि किस तरीके से कार्य करना है, उस एम को भेदना है। और नंबर 2, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का एक अच्छा मिश्रण रहना चाहिए। आज क्वालिटी बिकती है, क्वांटिटी नहीं। उसकी क्वांटिटी अच्छी तरीके से तब रहेगी जो क्वालिटी रहेगी, तो क्वांटिटी भी अच्छे तरीके से उसकी यूज हो जाएगी। और ग्लोबल बहुत बड़ा कंपटीशन है और हमें अपने आप को उन मानकों के हिसाब से, उस स्तर के हिसाब से वहां पर अपने आप को लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो हमें बहुत बराबरी तरीके से चलनी पड़ेगी। उसमें चाहे सीएनसी लानी पड़े, वीएमसी लानी पड़े, रोबोटिक लानी पड़े, ये सारी जो एडवांस मशीनें हैं वो हमें अपनी फैक्ट्रियों में लानी पड़ेगी। अपने श्रमिकों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बीवी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, और तो और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी उनको पूरी मिलनी चाहिए, उसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि उनका हमारा चोली दामन का साथ है, तभी हम अपना इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। और विदेशों से जो हम टक्कर ले रहे हैं इस टाइम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, तो हम फरीदाबाद, मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके काबिल है। और हम अपना हरियाणा को ऑन टॉप रखेंगे और कम से कम यहाँ की जो उन्नति है फरीदाबाद की, वो हमारी इंडस्ट्रीज भरपूर करेंगे, कंधे से कंधा मिला के। और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग भी अपना इसमें हम अपना हर तरीके से देने के लिए तैयार हैं। और हमारी इंडस्ट्री जो है बड़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और अच्छा काम करती है, जिसका मैं ये कह सकता हूँ कि फरीदाबाद पुनः मैनचेस्टर कहा जा सकता है उसको पूरे इंडिया का, कि जिसमें सुई से लेके बड़े बड़े हमारे कलपुर्जे बन रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत चीजों में हम फेमस भी हैं और हमारा फरीदाबाद का नाम भी है। रमणीक प्रभाकर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करें, गुणवत्तापरक तरीके से करें, और जिनके दम पर कर रहे हैं उनका ख्याल रखें, उनके अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि वो भी तो आपके अपने हैं। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। सर शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।